हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि कैसे किम डो जिन प्रोसिक्यूटर मिन को मारता है। किम डो जिन और प्रोसिक्यूटर मिन जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो किम डो जिन को चीफ जंग की बातें याद आती हैं। जब चीफ जंग कह रहे थे कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीने के लिए एक मकसद दूंगा, किम डो जिन कहता है कि मेरे जीने का मकसद क्या है, क्या यही वो चीज है जिसके लिए मुझे जीना होगा। चीफ जंग कहते हैं कि तुम्हारे जैसा इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जो दुख तुमने झेला है वो कोई और भी झेले, इसीलिए मैंने इन सब काम के लिए तुम्हें चुना है। मुजरिम के जेल जाने से केस खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद आने वाले दुख और दर्द से इंसान कभी भी उभर नहीं पाता। और ये बात तुमसे ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है। इंसानों की भलाई के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने होंगे, इसलिए तुम्हें गुनाह करने वाले गुनहगार को उसके गुनाह करने से पहले ही खत्म करना होगा और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा और यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। चीफ जंग कहते हैं कि मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इंसान गुनाह करने वाला है और उसके बारे में तुम्हें पता है तो क्या तुम उसको गुनाह करने से पहले मार पाओगे? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? फिर किम डो जिन प्रोसिक्यूटर मिन से कहता है कि उस इंसान ने मुझे यही कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने होंगे और मैंने फैसला कर लिया है। प्रोसिक्यूटर मिन कहती है कि कैसा फैसला? मैं कुछ समझी नहीं। चीफ जंग कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें बहुत ही मुश्किल फैसले करने होंगे और तुम्हें कुछ लोगों को मारना होगा। फिर जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। पहली और आखिरी बार अपनी जिंदगी में तुम्हें एक बेगुनाह को मारना होगा। अगर तुम अपने हाथ एक बेगुनाह इंसान के खून से रंग दो तो तुम्हें ये बहुत सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो बहुत से लोगों की जानें बच जाएंगी। तो किम डो जिन ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि बहुत ही फास्ट ड्राइव करके वहाँ पर आ रहे होते हैं। किम डो जिन भी प्रोसिक्यूटर को मारने के लिए उनका गला दबा रहा होता है। फिर प्रोसिक्यूटर भी मर जाती है। डिटेक्टिव और सार्जेंट लियो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। किम डो जिन वहाँ से चला गया होता है। किम डो जिन जाते हुए बहुत ही अफसोस से अपने हाथों को देख रहा होता है। फिर हमें प्रेजेंट भी दिखाते हैं कि वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ गई होती हैं। सार्जेंट लियो पुलिस ऑफिसर से बात कर रही होती है और उसको कहती है कि अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से भी सबूत ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आपने ठीक कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सबूत ढूंढने की कोई जरूरत है। सब कुछ साफ तो जाहिर हो रहा है, किडनैपर ने गोली लगने से पहले विक्टिम को गला दबाकर मार दिया। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि सीबीआई रूम के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर उनको प्रोसिक्यूटर मिन आते हुए दिखती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खड़े होते हैं प्रोसिक्यूटर मिन वहाँ से गायब हो जाती है। फिर डिटेक्टिव सीबीआई उनके पास आते हैं और उसको पूरी गौर से देखते हैं और चीजों को नोट करते हैं। चीफ जंग कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बीवी जहाँ पर भी होगी वो खुश होगी। किम डो जिन कहता है कि थैंक यू। चीफ जंग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हें इस दुख से बाहर निकलने के लिए अभी तक ज्यादा टाइम नहीं मिला है। किम डो जिन कहता है कि टूसू, जब तक वो जिंदा है तब तक सोयंग की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसको मारने के बाद ही मैं अपना काम अच्छे से शुरू कर पाऊंगा। चीफ जंग कहते हैं कि वैसे उसको मारने का मौका मैं तुम्हें बहुत ही जल्द देने वाला हूँ। फिर चीफ जंग किम डो जिन को एक आदमी की पिक्चर देते हैं जिसका नाम सुन वो होता है। कहते हैं कि तुम्हारा अगला टारगेट है। किम डो जिन कहता है कि अब इसका गुनाह क्या है? मेरा मतलब कि ऐसा कौन सा गुनाह कर सकता है जिसकी वजह से इसको ठिकाने लगाना होगा। चीफ जंग कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर तुम इसको मार दोगे तो तुम बहुत से लोगों की जान को बचा सकते हो। फिर हमें सुनवो को दिखाया जाता है जो कहता है कि छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में रहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कार्डिनॉक्स उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्हें दिल का कोई मसला हो, और ये एक इस तरह का मेडिसिन है जिसको लेने के बाद दुनिया के हर बच्चे खेल भी सकेंगे और भाग भी सकेंगे। ये सब कुछ वो एक रिपोर्टर को बता रहे होते हैं। रिपोर्टर कहता है कि जिन बच्चों ने कार्डिनॉक्स के ट्रायल टेस्ट में हिस्सा लिया था उनको इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा है। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सुनो कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जब भी कोई ड्रग मार्केट में आता है तो उसके बारे में अफवाह तो फैलती ही है, आपको तो ये अच्छे से पता होगा, आप एक रिपोर्टर हैं। सुनो कहता है कि माफ कीजिएगा लेकिन ये मैंने आपकी वाइफ को देने के लिए नहीं खरीदी थी। तो वो कहता है कि क्या? तो सुनो कहता है कि वो आपके कॉलेज की जूनियर है ना, मतलब कि वो फीमेल इंटर्न जिसका नाम यूशिन हाय है। अपने जूनियर्स किस तरह से हेल्प करते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शायद देर रात तक लोग होटल्स के रूम में इसी तरह से ही मिलकर पढ़ाई करते हैं। फिर वो गिफ्ट की तरफ इशारा करता है तो रिपोर्टर उस गिफ्ट को पकड़ लेता है। सुनो कहता है कि रिपोर्टर जी मेरे बारे में आप एक अच्छा आर्टिकल लिखिएगा। रिपोर्टर वहाँ से चला जाता है। सुनो को कॉल आती है तो वो कहता है कि उसे हमारी जगह पर ले आओ। फिर हमें सार्जेंट लियो को दिखाते हैं जो कि मर्डर साइट पर ली हुई पिक्चर्स को देख रही होती है। सार्जेंट लियो को एक डॉक्टर के साथ दिखाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि प्रोसिक्यूटर मिन की ऑटोप्सी रिपोर्ट हमने भेज दी है और उसकी मौत की वजह है ऑक्सीजन की कमी होना। सार्जेंट लियो कहती है कि मैंने ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी हुई है। तो वो कहता है कि फिर आप यहाँ पर क्यों आई हैं? सार्जेंट लियो कहती है कि प्रोसिक्यूटर मिन की बॉडी पे गन पाउडर मिला था, उसका क्या हुआ? तो वो कहता है कि विक्टिम ने गोली चलाई थी। हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि किम डो जिन ने अपने हाथ से पकड़कर प्रोसिक्यूटर मिन के हाथ से गोली चलाई होती है। सार्जेंट लियो कहती है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से गन पाउडर उनके इंडेक्स और मिडिल फिंगर में पाया गया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ वो तो पेट्रोलियम था। तो सार्जेंट लियो कहती है कि पेट्रोलियम, लेकिन उनके हाथ में पेट्रोलियम क्या कर रहा था? तो वो कहता है कि इसके बारे में वही बता सकता है जो उस टाइम क्राइम सीन पर मौजूद था। फिर वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, एक ही तरह के सवाल मुझसे दो बार पूछे गए हैं। सार्जेंट लियो कहती है कि क्या कहा आपने? तो वो कहता है कि आज सुबह भी एक आदमी आया था जो मुझसे ये सारे सवाल कर रहा था। सार्जेंट लियो कहती है कि कौन आदमी? फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव होते हैं। फिर हमें एक डॉक्टर को एक लेडी के साथ दिखाया जाता है जो कार्डिनॉक्स को लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरे बच्चे को हमेशा थकान से रहती थी और उसे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है तो ये सब बातें करने का क्या फायदा? डॉक्टर कहते हैं कि मैं समझ सकता
सकता हूँ कि इस बारे में आपको बात करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। जो लोग इस वक्त बीमारी से लड़ रहे हैं, इन सब चीजों से उनको बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। फिल्म में दिखाते हैं कि वो लड़की कार्डिनोक्स के ट्रायल टेस्ट में होती है। उसकी माँ कहती है कि उसके हाथों के नाखून उखड़ कर निकलने लगे थे और उसके मुंह के इर्द गिर्द बहुत सारे दाने आ चुके थे। फिर डॉक्टर से पूछती है क्या उसको कोई बड़ी बीमारी हुई थी, आपको ऐसा लगता है? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और आपने मेरी बहुत मदद कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में ही उनको एक आदमी मिलता है जो उन्हें कहता है कि डॉक्टर आपको प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि सुनवुक का आदमी होता है। सरमोन, लेफ्टिनेंट यू और सार्जेंट यू को दिखाया जाता है। सार्जेंट यू सबसे कहती है कि आप लोग इस फोटो को ध्यान से देखें। सरमोन कहते हैं कि स्यूबियो हुन के कपड़े ऐसे एक जगह से मुड़े हुए कैसे हैं? सार्जेंट यू कहती है कि हाँ बिल्कुल, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मारने के बाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया हो। और मैं फॉरेंसिक सर्विस डिपार्टमेंट में भी गई थी, उन लोगों ने मुझे बताया है कि प्रोसिक्यूटर के राइट फिंगर्स में पेट्रोलियम पाया गया है। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि पेट्रोलियम? तो सार्जेंट यू कहती है कि हाँ, जब इंसान की जान पर बनाती है तो वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब किम डो जिन प्रोसिक्यूटर का गला दबा रहा था तो प्रोसिक्यूटर उसको नाखून मार रही थी। सरमोन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो प्रोसिक्यूटर के फिंगर से उसका डीएनए अब तक तो चला भी गया होगा। तो सार्जेंट यू कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर हमें दिखाते हैं कि किम डो जिन जब देखता है कि उसके हाथ पर निशान होते हैं तो वो प्रोसिक्यूटर के हाथ को पानी से धो देता है। सार्जेंट यू कहती है कि हैरानी की बात तो ये है कि स्यूबियो हुन के बॉडी पर ऐसे कोई भी नाखून के निशान नहीं मिले हैं। स्यूबियो हुन ने प्रोसिक्यूटर को किडनैप किया और फिर वो खुद ही मरा हुआ पाया गया और प्रोसिक्यूटर के हाथ में बंदूक थी। अगर हम किसी और की नजर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इन दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया होगा, लेकिन अगर हम इस प्री कंसीव नोशन की बात को इग्नोर करें तो बहुत सी बातें लाइन अप नहीं हो रही। सरमोन कहते हैं कि अच्छा रुको, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि उस वक्त वहाँ पर कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था जिसने स्यूबियो हुन को और प्रोसिक्यूटर मिन दोनों को ही मार डाला है। सार्जेंट यू कहती है कि अब तक तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, और अगर मेरी थ्योरी ठीक है तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि उस वक्त वो तीसरा इंसान वहाँ पर कौन मौजूद हो सकता है और क्या उसके हाथ में अब तक वो नाखून के निशान होंगे। तो सरमोन कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या लगता है, हमें ये बात डिटेक्टिव को बता देनी चाहिए? सार्जेंट यू कहती है कि डिटेक्टिव को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, वो खुद भी नेशनल फोरेंसिक सर्विस डिपार्टमेंट पर गए थे और मुझे यकीन है कि जो सब कुछ मुझे पता है वो भी इस बारे में जानते हैं। सरमोन कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें इस वक्त डिटेक्टिव से मिलना चाहिए। तो सार्जेंट यू कहती है कि मैं उनसे मिलकर आती हूँ। सार्जेंट यू वहाँ से जाने वाली होती है, इतने में वो फिर से अनकॉन्शियस होने लगती है। लेफ्टिनेंट यू कहती है कि क्या हुआ है? सार्जेंट यू कहती है कि लगता है फिर से कुछ होने वाला है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो उससे पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं और मुझे इस तरह से किडनैप करके वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ लाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इतने में वो आदमी डॉक्टर के पास आता है और उनकी फिंगर को तोड़ देता है। इतने में सुनवू भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और डॉक्टर से कहता है कि हमारी रिसर्च टीम के लीडर होने के नाते तुम्हें ये छानबीन करने वाला फजूल काम नहीं करना चाहिए था। आपने कार्डिनोक्स की फाइल के साथ छेड़खानी की है और आपको क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? डॉक्टर कहते हैं कि एक हफ्ता पहले यूजीमिन मर गया। सुनवू कहता है कि यूजीमिन कौन है? डॉक्टर कहता है कि वो हमारे क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा था। तो सुनवू कहता है कि अच्छा वो, लेकिन उससे हर वक्त मरने की पड़ी रहती थी, लेकिन उसकी मौत कार्डिनोक्स से हुई, इसको क्लेम करना ये कुछ मुझे हजम नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि जिमिन को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथिक डिसीज थी, लेकिन उसकी मौत एक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से हुई है और शायद इस बारे में आपको पता ही होगा, और अगर हमने इस मेडिसिन को ऐसे दिया तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। सुनवू कहता है कि ट्रायल में 80% लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट पाई गई है, और रही बात जेमिन की तो वो तो एक कोलेटरल डैमेज है। डॉक्टर कहते हैं कि कितनी आसानी से कह दिया आपने, एक बच्चे की मौत के बारे में ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? सुनवू कहता है कि शायद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी बेटी जो यूएस में पढ़ाई कर रही है, तुम्हारी वाइफ जो उसके साथ है, वो दोनों ठीक है ना, और शायद वो एलए में रहती है और हम आए दिन दूसरे शहरों में होने वाली घटना के बारे में सुनते हैं, और यूएस तो बहुत ही खतरनाक जगह है और वहाँ पर तो खुलेआम गोलीबारी भी होती है। डॉक्टर गुस्से से कहते हैं कि उन लोगों को हाथ भी मत लगाना। तो सुनवू कहता है कि अगर मैंने उनको हाथ लगाया तो मैं उनको कुछ भी कर लूँ तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही वो उस आदमी जिसका नाम पार्क होता है उसे कहते हैं कि मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कीजिए, मैं कल ही एलए जा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं प्लीज, मेरी फैमिली नहीं, मेरे पास जितने भी फाइल्स हैं वो सारे की सारी डिलीट कर दूंगा और मेरा यकीन कीजिए मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगा। सुनवू कहता है कि सुनो डॉक्टर, अगर मेरी कंपनी के एक भरोसेमंद इंसान की मौत हो जाएगी तो किसी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर कहता है कि आप लोग मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे मारना चाह रहे हैं। तो सुनवू कहता है कि सुने डॉक्टर, वो क्या है ना कि सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, तो आपका जिंदा रहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपका पूरा परिवार यूएस में है और मैंने सुना है कि आप घर में खुद को अकेला महसूस करते हो, और जिनकी फैमिली अक्सर बाहर हो वो सुसाइड कर ही लेते हैं। मिस्टर पार्क की टिकट बुक करने से पहले आपको कुछ फैसले करने होंगे या फिर मैं आपकी कोई मदद करूं। फिर हम देखते हैं कि किम डो जिन वहाँ पर सुनवू के पिक्चर्स बना रहा होता है। फिर हमें किमताई को दिखाते हैं जो डिटेक्टिव के पास आते हैं। किमताई डिटेक्टिव के पास आता है तो कहता है कि बॉस, डिटेक्टिव कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कहने में मुश्किल होगी और मुझे सुनने में, तुम्हें उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपना रेजिग्नेशन किमताई को देते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये चीफ को दे देना। किमताई कहता है कि बॉस, मैं जानता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन आप ये फैसला मत करें, आप कुछ दिन के लिए आराम कर सकते हैं और शांति से बैठकर अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं कि देखो, मैं जो काम करने जा रहा हूँ उसे पुलिस के बैच के साथ मैं नहीं कर सकता। किमताई कहता है कि सर आप ये क्या कह रहे हैं और आप क्या करने की सोच रहे हैं? तो डिटेक्टिव कहता है कि किमताई तुम मेरा काम कर देना, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सार्जेंट यू को दिखाते हैं जो कि स्केच ड्रॉ कर रही होती है। उसके स्केच ड्रॉ करने के बाद जब वो सभी स्केचेस देख रहे होते हैं उनमें एक में
डिटेक्टिव भी होते हैं। लिeutenant यू कहती है कि इस स्केच में जो आदमी है क्या वो डिटेक्टिव कॉन्ग है। सार्जेंट यू कहती है कि उस स्केच में जो आदमी नीचे लेटा हुआ है उसके हाथ में जख्म है और हमारी थ्योरी के मुताबिक वो प्रोसिक्यूटर मिन का असली कातिल हो सकता है। लिeutenant यू कहती है जितना खून जमीन पर गिरा हुआ है उसे देखकर तो लगता है कि वो आदमी मर चुका है। सार्जेंट यू कहती है कि डिटेक्टिव कॉन्ग उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मार सकते हैं। फिर सन वो अपनी वाइफ के पास आता है जो कि पेंटिंग कर रही होती है। वो कहता है कि तुम हमेशा की तरह बटरफ्लाई बना रही हो। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बटरफ्लाई बहुत पसंद है। किम डो जिन उन दोनों की भी पिक्चर्स बना रहा होता है। फिर हमें लिeutenant यू दिखाते हैं जो कि स्केच में विंडो में आई गई पिक्चर को जूम करके कहती है कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इस स्केच में जो औरत है वो किम सुन हा है, एक एक्ट्रेस। सर मून कहते हैं कि क्या इस एक्ट्रेस का इस केस से कोई संबंध हो सकता है। लिeutenant यू कहती है कि अगर ऐसा होता तो केस शायद आसान होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उसने हाल ही में एक एड में काम किया था और जो खिड़की में से दिख रहा है वो उसी एड का पोस्टर है। सर मून कहते हैं कि क्या ऐसे हमें लोकेशन के बारे में पता चल सकता है। लिeutenant यू कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन एक परेशानी है। आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स के बाहर ऐसे बिलबोर्ड लगे हुए हैं और इस शहर में पता नहीं ऐसे कितने के बिलबोर्ड हो, इस वजह से इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सार्जेंट यू कहती है कि क्यों ना हम सबसे पहले इस स्केच पर ध्यान दें। हमें सबसे पहले इस आदमी के बारे में पता लगाना होगा जो कि फांसी लेकर खुद को मारना चाहता है और इसका डिटेक्टिव कॉन्ग के स्केच के साथ जरूर कोई संबंध है। सरमन कहते हैं कि स्केच के हिसाब से यहाँ पर टाइम 7:40 है। इसका मतलब है कि ये काम कल या परसों होगा और अगर ये काम आज होना है तो हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए एक लेटर लिख रहे होते हैं। उसके माँ को कहते हैं कि मैं ऐसे जाने के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ और मेरी बेटी तुम मुझे माफ कर देना। फिर हम देखते हैं कि टाइम 7:10 हो गए होते हैं। फिर हमें सार्जेंट यू लिeutenant यू को दिखाते हैं। सार्जेंट यू लिeutenant यू से पूछती है क्या तुम्हें कुछ मिला, तो वो कहती है कि हाँ शायद कुछ तो मुझे मिला ही है। और सार्जेंट यू को स्केच में बनी हुई पेंटिंग को देखने के लिए कहती है कि इस पेंटिंग का बटरफ्लाइज एंड कार पेंटिंग कहा जाता है। ये बटरफ्लाइज की सीरीज से है। पेंटर का नाम है जो यून आ। इसकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा कम है और हमारे पास इसका सेल्स रेट भी है। ये एक फार्मास्यूटिकल के लिए उसकी कंपनी ने खरीदी थी और सार्जेंट यू को उसके घर का पूरा एड्रेस भी बताती है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाते हैं जो कि लटकने वाले होते हैं। इतने में पीछे से आवाज आती है। वो देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता तो वो दोबारा से अपने सुसाइड करने में ही लग जाते हैं। यहाँ पर हमें पूरा स्केच का सीन देखने को मिलता है और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।